साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2024 विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत। साथ ही साथ साथियों, अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं और अरस्तु के अनुसार राज्य के उद्देश्य एवं कार्य क्या है, संपूर्ण हम इस वीडियो में जानेंगे साथियों। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में साथियों मेरे द्वारा अरस्तु का जो संविधानों का वर्गीकरण है, अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है, अरस्तु का शिक्षा का सिद्धांत है, दासता संबंधी जो विचार हैं, इन सभी को लेकर के मैं आऊँगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। राज्य संबंधी सिद्धांत में अरस्तु राज्य के बारे में क्या कुछ कहते हैं, इस सबको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों, अपनी जो पुस्तक है इनकी, पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है अरस्तु की, इस पुस्तक में अरस्तु ने राज्य संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि अरस्तु ने अपने राज्य संबंधी सिद्धांत का वर्णन अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, इसमें इसका वर्णन किया है। साथियों, पॉलिटिक्स अरस्तु की महानतम रचना है, जिसे राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक बहुमूल्य निधि माना जाता है। इसमें साथियों पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया है और प्लेटो राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझता था, लेकिन साथियों अरस्तु ने इस ग्रंथ में न केवल राजनीति को नैतिकता अथवा नीति से भिन्न बताया, अपितु राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है। ठीक है साथियों, अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत को हम इस कथन के साथ शुरू करते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं, जब अनेक गांव एक ही संपूर्ण समुदाय के रूप में संयुक्त होते हैं, जो इतना बड़ा होना चाहिए कि वह बिल्कुल या करीब करीब आत्मनिर्भर हो, तब राज्य अस्तित्व में आता है। और इसकी उत्पत्ति मात्र जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। साथियों, अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राज्य संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया है। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। साथियों, अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का परिणाम है। और साथियों उसका मत था कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है, वह एक स्वाभाविक संस्था है और उसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं, वह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। तो इस प्रकार साथियों अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, ठीक है, और राज्य का जो जन्म है वो विकास के कारण हुआ, उन्होंने बताया है। राज्य का सावयवी आंगिक सिद्धांत साथियों ये मानता है कि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि इसका विकास हुआ है, ठीक है, और ये एक प्राकृतिक संस्था है। ओके, अरस्तु के अनुसार साथियों राज्य एक सावयवी जीवधारी के समान है, अतः जिस प्रकार एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। ठीक है साथियों, अरस्तु ने विवाह पद्धति के आधार पर सबसे पहले सामाजिक संस्था यानी परिवार की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। साथियों परिवार में हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है और परिवार स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि परिवार संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। परंतु साथियों अरस्तु ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता है, उसकी अन्य भी अनेक भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए कुछ परिवार मिल करके ग्राम का निर्माण करते हैं, ठीक है, और ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के जो पारस्परिक झगड़े हैं उनको निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम भी, अरस्तु कहते हैं कि ग्राम भी व्यक्तियों की सभी भौतिक, बौद्धिक और जो नैतिक आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। इसलिए ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज्य का जन्म होता है और नगर राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे से पूरा कर सकता है और नगर राज्य व्यक्ति की बौद्धिक और साथ साथ नैतिक जो शक्तियां हैं उनको भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। तो इसलिए नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण, साथ ही साथ श्रेष्ठतम समुदाय है। ओके, तो इस प्रकार अरस्तु के अनुसार परिवार से ग्राम
और ग्राम से राज्य अस्तित्व में आए। ठीक है। और साथियों, अरस्तु अपने शब्दों में कहते भी हैं, जब बहुत से ग्राम एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार मिल जाते हैं कि वे केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं, तब वह समाज राज्य बन जाता है। ठीक है। और दूसरे शब्दों में राज्य कुलों यानी परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। साथियों, अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या कुछ कहा है? राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त साथियों, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक यानी राजनीतिक प्राणी है और जो समाज या राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है या देवता। साथियों, अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, क्योंकि परिवार व ग्राम जिनसे राज्य बना है वे स्वाभाविक हैं। ठीक है, क्योंकि परिवार व ग्राम जिनसे राज्य बना है वे स्वाभाविक हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, अरस्तु ने राज्य को लेकर के कहा है कि राज्य का जो अस्तित्व है वो जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी अरस्तु ने क्या कहा है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है, सद्जीवन के लिए बना हुआ है। ठीक है। इसके अतिरिक्त साथियों, अरस्तु ने राज्य को मनुष्य से पूर्व का संगठन बताया है, या अरस्तु ने राज्य को मनुष्य का पूर्वगामी बताया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथियों, समय यानी इतिहास की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति यानी मनोविज्ञान की दृष्टि से राज्य पहले है। ठीक है, इसका कारण क्या है? सावयव सिद्धांत, क्योंकि शरीर पहले और फिर अंग बाद में आया है। ठीक है। साथियों, अरस्तु का कहना है कि राज्य मनुष्य से प्राथमिक है। ठीक है, यानी राज्य मनुष्य से पहले है। ठीक है, राज्य मनुष्य से पूर्व का संगठन है। और ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य ये नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, बल्कि अरस्तु के कहने का अभिप्राय ये था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। और ये कैसे हुआ, इस संबंध में ये कहा जा सकता है साथियों कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व, और क्योंकि पूर्णता पहले आती है तो उसके बाद में अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है और मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए अरस्तु के अनुसार समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त साथियों, अरस्तु राज्य की परिभाषा किस रूप में देते हैं? तो अरस्तु राज्य को सहचर्यों का सहचार्य यानी सुप्रीम एसोसिएशन कहकर पुकारता है। ठीक है, फिर पॉलिटिक्स के तीसरे खंड में राज्य को एसोसिएशन ऑफ फ्रीमैन यानी स्वतंत्र लोगों का सहचर्य अरस्तु ने कहा है। साथियों, राज्य को इतना महत्वपूर्ण मानने के कारण ही इसका अध्ययन करने वाले राजनीति विज्ञान को अरस्तु मास्टर साइंस यानी सर्वोच्च विज्ञान कहता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य को इतना अधिक महत्व दिया है। इसी कारण अरस्तु राजनीति विज्ञान को क्या कह करके पुकारते हैं? मास्टर साइंस यानी सर्वोच्च विज्ञान। ठीक है, ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि किसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस कहा? तो अरस्तु ने कहा था साथियों। इसके अतिरिक्त साथियों, अरस्तु का राज्य कानूनी राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अरस्तु का राज्य कानूनी राज्य है। ठीक है, व्यक्ति नहीं, ये कानून से शासित होता है, यानी रूल ऑफ लॉ से शासित होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त साथियों, जैसे कि प्लेटो राज्य में 3 वर्ग बताता है, संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। ठीक है, मैंने आपको प्लेटो वाले टॉपिक में बताया था। ठीक है, और ये जो 2 वर्ग हैं साथियों, संरक्षक और सैनिक वर्ग। ठीक है, तो प्लेटो इन्हीं को अभिभावक वर्ग कह के पुकारता है वहाँ पर। ठीक है, और इन्हीं के लिए इसका जो साम्यवाद है, ठीक है, वो इन्हीं 2 वर्गों के लिए है। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक वर्ग प्लेटो बताता है और जो साम्यवाद है इन्हीं पे लागू होता है। ठीक है, तो ये अभिभावक वर्ग में प्लेटो के शामिल है। तो साथियों, प्लेटो राज्य में 3 वर्ग बताते हैं, संरक्षक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। ठीक है,
लेकिन साथियों अरस्तु राज्य में 6 वर्ग बताता है: कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली, पुरोहित व शासक वर्ग। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि प्लेटो 3 वर्ग बताता है जबकि अरस्तु 6 वर्ग बताता है। ठीक है, अब हम साथियों इसके बाद अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उनको जानेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ओके, देखिए साथियों, अरस्तु राज्य का जो उद्भव है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अरस्तु सोफिस्ट जो विचारक हैं, उनकी जो मान्यता है, ठीक है, उनकी मान्यता क्या है कि राज्य का जो जन्म है ये एक कॉन्टेक्ट से हुआ, एक समझौते से हुआ। ठीक है, लेकिन अरस्तु इस बात का खंडन करता है। वो कहता है कि राज्य का जन्म किसी समझौते से नहीं हुआ, अपितु जो राज्य का जन्म है वो, इसका जो जन्म है उस विकास से हुआ है, यानी परिवार की तरह यह भी एक क्या है, स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, पहली बात है, यानी अरस्तु का जो राज्य है, ठीक है, वो समझौतावादियों या सोफिस्ट जो विचारक हैं उनके विपरीत अरस्तु राज्य को कृत्रिम नहीं बल्कि क्या मानता है, प्राकृतिक संस्था मानता है, स्वाभाविक संस्था मानता है। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार साथियों परिवार से ग्राम, ग्राम से राज्य, यानी परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा साथियों। जहां प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विराट रूप मानता है, ठीक है, ये बहुत मस्ट है साथियों, जो आपको ध्यान रखना होगा कि प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विराट रूप मानता है, लेकिन वहीं अरस्तु राज्य को परिवार का विराट रूप मानता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी विशेषता साथियों राज्य संबंधी क्या है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, तो अरस्तु राज्य को एक कायोनिया अर्थात एक ऐसा समुदाय मानता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, और जिन संस्थाओं यानी परिवार, ग्राम पर राज्य आधारित है, वे संस्थाएं अरस्तु के अनुसार साथियों स्वाभाविक हैं। ठीक है, अतः राज्य भी स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है साथियों, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये किस विचारक का ही कथन है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। ठीक है, द स्टेट इज ए सुप्रीम एसोसिएशन। ठीक है, तो ये राज्य संबंधी विशेषता है अरस्तु की। साथियों अरस्तु के अनुसार राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं है, वरन सर्वोच्च समुदाय है। स्टेट इज नॉट मेयरली एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन बट इट इज द सुप्रीम एसोसिएशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों अरस्तु अपने इस दृष्टिकोण के पक्ष में अपने विचार को रखते हुए कहते हैं कि पहला, राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती हैं। इन सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है और ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य कर सकती हैं। ये राज्य के अधीन होती हैं और राज्य के इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, दूसरा, राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षीय होती हैं। जैसे धार्मिक संस्थाएं धार्मिक आवश्यकताओं और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और इनमें से कोई भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका अधिकतम विकास करती है। ठीक है, इसलिए अरस्तु राज्य को सर्वोच्च समुदाय बताते हैं। ठीक है, और तीसरा, राज्य के अंतर्गत कार्यरत सभी संस्थाओं का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, पर राज्य के लक्ष्य की तुलना में ये सभी लक्ष्य निम्नतर होते हैं और इसका कारण यह है कि राज्य अपने नागरिकों को अपने जीवन को शुभ और सुखी बनाने का अवसर प्रदान करता है और वे इस प्रकार के जीवन की प्राप्ति राज्य के सदस्यों के रूप में ही कर सकते हैं। ओके, और समुदायों या संस्थाओं के सदस्यों के रूप में वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए अरस्तु राज्य को सर्वोच्च समुदाय कहकर के पुकारता है। ठीक है, चौथी विशेषता है साथियों, राज्य व्यक्ति से पहले है। और साथियों ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य ये नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, बल्कि अरस्तु के कहने का अभिप्राय ये था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हो चुका था। और ये कैसे हुआ, इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व, पूर्णता पहले आती है और उसके बाद अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म अरस्तु
कहते हैं कि व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। इसलिए साथियों अरस्तु कहते भी हैं कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। साथियों अरस्तु के अनुसार राज्य की जो 5वीं विशेषता है तो वो ये है कि राज्य अंतिम व पूर्ण सत्ता है। ठीक है, राज्य अंतिम व पूर्ण सत्ता है। उसके बाद छठी जो विशेषता है वो ये है कि राज्य का सावयवी या जैविक स्वरूप है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिक। ठीक है, तो अरस्तु के राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि उसका जो स्वरूप है वो जैविक अथवा आंगिक उन्होंने बताया है। ठीक है साथियों, अरस्तु के विचार को मानव शरीर के उदाहरण से समझाया जा सकता है। मानव शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि अनेक अंग होते हैं और इन अंगों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं और इन्हें करने के लिए वे शरीर पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यदि शरीर का कोई अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है या उसे ठीक प्रकार से नहीं करता तो हमारा जो शरीर है वो निर्बल हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, यानी साथियों जो बात शरीर के बारे में कही गई है वही राज्य के बारे में भी कही जा सकती है। यानी जिस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है उसी प्रकार राज्य का भी जो विकास है वो स्वाभाविक ढंग से होता है। शरीर के समान राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर के बना है और ये अंग हैं व्यक्ति और उनकी जो संस्थाएं हैं, जैसे परिवार है या ग्राम। ठीक है, तो जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य के विकास का स्वरूप सावयवी या जैविक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं और ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है और इनके विकास की अंतिम जो परिणति है वो राज्य में होती है। साथियों राज्य के विकास के संबंध में अरस्तु के दृष्टिकोण को समझाते हुए बारकर जो विद्वान हैं वो लिखते हैं कि राजनीतिक विकास जैविक विकास है। राज्य तो मानो पहले से ही ग्राम, परिवार और व्यक्ति के रूप में भ्रूणावस्था में होता है। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया ऐसी है मानो राज्य आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न रूपों को धारण करता है और प्रत्येक रूप इसको पूर्णता के अधिक से अधिक निकट ले जाता है। तो इस प्रकार अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप है और परिवार के विकास से व्यक्ति पूर्णत्व की दिशा में कुछ कदम बढ़ाता नजर आता है। कुछ और अधिक पूर्णता की प्राप्ति उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति ग्राम को जन्म देती है और संपूर्णता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़े हुए मानव के चरण अपनी मंजिल तक उस समय पहुंच जाते हैं जबकि सर्वोच्च एवं सर्वव्यापी समुदाय राज्य की स्थापना संभव हो जाती है। तो साथियों जैविक सिद्धांत जो है इसके अनुसार संपूर्ण के बहुमत से विभिन्न अंग होते हैं और प्रत्येक अंग का अपना पृथक कार्य होता है। ठीक है, साथ ही साथ प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व एवं जीवन के लिए संपूर्ण पर या पूर्ण पर निर्भर करता है। जब अरस्तु साथियों राज्य को समुदाय का समुदाय कहता है तो उसके सिद्धांत में राज्य का यही जो तत्व है, ये जो जैविक तत्व है वो दिखाई देता है हमें। ठीक है, और उसने राज्य की तुलना शरीर और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है। ठीक है, और उसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध होता है जो शरीर और हाथ में है। उसने ये भी कहा कि जिस प्रकार शरीर के किसी एक अंग में अत्यधिक वृद्धि होने से समस्त शरीर का संतुलन खराब हो जाता है या बिगड़ जाता है, तो उसी प्रकार अगर राज्य के किसी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो राज्य का स्थायित्व भी खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद साथियों 7वां है राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन। अरस्तु ने बताया है द स्टेट इज ए सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, साथियों यहाँ पर अरस्तु ने आत्मनिर्भर जो शब्द है इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में करने की कोशिश की है। ठीक है, और उनका तात्पर्य यहाँ पे ये है कि राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं का समाधान करता है बल्कि व्यक्ति के जीवन को अच्छा और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने में भी सहायता देता है। और राज्य ऐसा कैसे करता है? क्योंकि राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए क्या है आवश्यक है। इसके बाद साथियों 8वां है राज्य विविधता में एकता है। राज्य विविधता में एकता है। साथियों अरस्तु के अनुसार राज्य की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये भी है कि राज्य विविधता में एकता है। ठीक है, साथियों प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल दिया है और प्लेटो संपूर्ण राज्य को एक परिवार का रूप देना चाहता था, लेकिन अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी जो विचार हैं उनसे सहमत नहीं है। ठीक है, प्लेटो के समान साथियों अरस्तु राज्य की चरम एकता पर बल न दे करके राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है और अरस्तु के अनुसार साथियों राज्य का जो आदर्श स्वरूप है वो उसकी विविधता में एकता है
और उसका जो निर्माण है विभिन्न तत्वों से मिलने से होता है। ठीक है, जिस प्रकार सुंदर जो चित्र है वो विभिन्न रंगों के अनुपम मिश्रण से बनता है, या जिस प्रकार मधुर संगीत की सृष्टि विभिन्न रागों या तालों के समन्वय से होती है, उसी प्रकार अरस्तु कहते हैं कि आदर्श राज्य का जो निर्माण है उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर होता है। तो इसलिए अरस्तु ये भी कहते हैं कि राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी होता है और एकता की ओर अधिकाधिक बढ़ना तो राज्य का विनाश करना होगा। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। ठीक है, इससे पहले साथियों एक और इम्पॉर्टेंट जो विशेषता है, ठीक है, वो संभवतः यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो ये है कि नगर राज्य को अरस्तु सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन मानते हैं। ठीक है, नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है, आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, यानी सिटी स्टेट इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। ओके साथियों, अरस्तु के लिए प्लेटो की ही भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। ठीक, यद्यपि उसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत करके अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में किया है। ठीक है, और अरस्तु का ये नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। नवी जो विशेषता है वो राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द स्टेट इज ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार साथियों राज्य एक मानवीय समुदाय है, इसलिए इसका जो उद्देश्य है वो मानव में सद्गुणों की या जो अच्छी शक्तियाँ हैं उनका विकास करना है। ठीक है, ये संगठन अरस्तु ये मानते हैं कि मानव को बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। और तभी अरस्तु ये भी कहते हैं कि राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। ठीक है, यानी स्टेट इज ए स्पिरिचुअल एसोसिएशन इन मॉरल लाइफ। जिस प्रकार व्यक्ति नैतिक जीवन का अनुसरण करके आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार राज्य का आनंद भी सकारात्मक अच्छाई का विकास करता है। इसके अतिरिक्त साथियों 10वां है राज्य एक क्रमिक विकास है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य एक क्रमिक विकास है साथियों। ठीक है साथियों, अरस्तु राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है और उसके अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। ठीक है, राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार एक जो सावयवी जीवधारी होता है, ठीक है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास हुआ और राज्य के विकास का रूप आंगिक है। ठीक है, व्यक्ति, परिवार, ग्राम, ये इसके विभिन्न अंग हैं। ठीक है, ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है और अंत में इनके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर हमें राज्य के दर्शन होते हैं या राज्य का अस्तित्व यहाँ पे हमको दिखाई देता है। और इसके अतिरिक्त साथियों 11वीं विशेषता है कि संविधान राज्य की पहचान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट। यानी अरस्तु की जो धारणा है वो ये है कि संविधान राज्य की पहचान है। ओके, और अगर संविधान में परिवर्तन होता है तो ये मान के चलिए कि राज्य में परिवर्तन के समान है। ठीक है, अगर आप संविधान में चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन राज्य से भी संबंधित है, या आप ये कह सकते हैं कि राज्य में परिवर्तन के समान है ये। ठीक है साथियों, इसके बाद हम राज्य का उद्देश्य क्या है, अरस्तु का जो ये सिद्धांत है राज्य संबंधी सिद्धांत, उसमें राज्य का उद्देश्य क्या है या राज्य के उद्देश्य और कार्य क्या है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सदजीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। एग्जाम में आता है, ये प्रश्न आ सकता है कि किसने कहा राज्य का अस्तित्व सजीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ये अरस्तु ने कहा है। ठीक है साथियों, अरस्तु ये कहना चाहते हैं कि यदि राज्य का उद्देश्य मात्र जीवन को बनाए रखना होता तो गुलाम और जंगली जानवर भी राज्य बना लेते, परंतु वो राज्य नहीं बना सकते क्योंकि न तो जीवन के आनंद में उसका कोई हिस्सा होता है और न वे अपनी पसंद का जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो राज्य का अस्तित्व मैत्री के लिए या अन्याय से सुरक्षा के लिए भी नहीं होता। ठीक है, ना परस्पर संसर्ग तथा विनिमय के लिए होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तब तो जो टायरेनियन और कार्थेजिनियन तथा वे सब लोग जिन्होंने एक दूसरे के साथ वाणिज्य संधियां कर रखी हैं, ये एक ही राज्य के नागरिक होते। ठीक है, तो इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व उदात्त कार्यों के लिए है, मात्र सहचार्य के लिए नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। ठीक है, और इसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं, बल्कि मानव को नैतिकता और
सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है और इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है कि व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ठीक है, और उसके जो व्यवहार है या व्यवहार में उसके द्वारा वो सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की पूर्ति में क्या हों, सहायक हों। तो अरस्तु साथियों राज्य को निम्न कार्य सौंपता है। पहला है अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कार्य वो ये है कि उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण करना, ठीक है। तो उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण करना ये अरस्तु के अनुसार राज्य का दूसरा प्रमुख कार्य होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ तीसरा है नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है। तो अरस्तु ये मानते हैं कि राज्य का जो कार्य है नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है, ठीक है। और चौथा जो है वो ये कार्य है कि राज्य नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करे। तो ये राज्य के कुछ उद्देश्य हैं साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखने होंगे। तो इस प्रकार ये राज्य संबंधी ये सिद्धांत हैं, ओके। तो एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद वाले वीडियो में मैं अरस्तु का जो संविधानों का वर्गीकरण है, ठीक है, और उसके अतिरिक्त अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है उसका शिक्षा संबंधी सिद्धांत है, ठीक है, और दास्ता संबंधी जो उसके विचार हैं या उसका जो दास्ता संबंधी सिद्धांत है, ये सब कुछ लेकर के मैं आऊँगा। संपूर्ण एक ही वीडियो में आपके लिए बनाऊँगा, संयुक्त वीडियो, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी तो अरस्तु भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप तैयारी करते रहिए साथियों, स्क्रीनिंग परीक्षा की भी तैयारी आप जारी रखिए और मेंस का भी आप थोड़ा बहुत देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।